बच्चों चलिए हम लोग का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो भी अभी तक हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। एक तो था सॉलिड स्टेट और उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी ख़त्म कर लिया था। अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स में भी क्या हो गया था, कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन सा टॉपिक्स पढ़ लिए मैं आप लोग को इधर पे बोलने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग ये जो एक मैं आप लोगों का स्क्रीन पे आप लोगों को एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। बच्चों जो मैं ऊपर पे लिख के रखा हूँ ये टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है इस बार CBSE 2021 जो एग्जाम होगा उसके लिए। फिर नीचे पे जो हम लोग का इधर पे डिलीटेड टॉपिक्स लिखा हुआ है उस टॉपिक्स को हम लोग इस बार नहीं पढ़ने से भी होगा, क्योंकि इस बार बोर्ड पे इससे क्वेश्चन हम लोगों का नहीं पूछेगा। बच्चों अभी तक हम लोगों का रेट ऑफ ए रिएक्शन जो टॉपिक है वो हम लोग का कवर हो गया था। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसके बारे में भी बोल दिया था। फिर लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में भी मैं आप लोगों को बोला था। उधर पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है, फिर टेम्परेचर का क्या रोल होता है और फिर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, मैं आप लोगों को उधर पे बोला था। बच्चों में NCERT का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर उसको अगर फॉलो करता हूँ तो फिर हम लोग का ये जो रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है ये हम लोग का पहले टॉपिक आ जाता है। उसके बाद जाके हम लोगों को क्या मिलता है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन हम लोगों को मिलता है। तो फिर मैं NCERT का जो उधर पे ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग आज किसके बारे में स्टडी करेंगे, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे। बच्चों चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में। तो मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बच्चों लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को बोला था कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो फिर मैं आप लोगों को बोला था अगर हम लोग का रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोगों का ज़्यादा होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग का हाई होगा तो फिर उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट होता है, रिएक्शन का रेट वो मेरा क्या होता है, हाई होता है। रिएक्शन रेट मेरा क्या होता था, हाई होता था। क्योंकि अगर उधर पे लार्ज नंबर ऑफ अगर मेरा क्या होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो फिर एक साथ उधर पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उस टाइम पे हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, हाई होता था। बच्चों जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसी बात को जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे थे कि हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पे कोई भी रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंडेंट होता है, तो फिर हम लोग को एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिला था। क्या मिला था मैं आप लोग को इधर पे बोलने जा रहा हूँ। मैं कुछ एक इधर पे जनरल एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास A मोल्स ऑफ A था और वो रिएक्ट कर रहा था B मोल्स ऑफ B के साथ, और उसके बाद हम लोग का इधर पे क्या हो रहा था, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D सपोज इधर पे मेरा फॉर्म हो रहा था। तो फिर इधर पे A B C D मेरा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कैपिटल A कैपिटल B मेरा रिएक्टेंट होगा, कैपिटल C कैपिटल D मेरा क्या होगा, उधर पे प्रोडक्ट होगा। बच्चों अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए अगर रेट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो फिर एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को मिला है कि हम लोग का जो रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसके ऊपर पे कुछ पावर्स हम लोग का इधर पे लगाना पड़ेगा। मैं इधर पे पावर्स को X और Y के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, X और Y के साथ। ये X और Y मेरा किसके साथ इक्वल हो सकता है, या तो वो A और B के साथ मेरा इक्वल हो सकता है। X मेरा A के बराबर, Y मेरा B के बराबर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि हम लोग का जो X होता है वो A के साथ इक्वल नहीं होता है और Y का वैल्यू भी हम लोग का क्या होता है, डिफरेंट आता है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाऊंगा तो फिर इधर पे मेरा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर पे रेट कॉन्स्टेंट K और इधर पे एक A टू द पावर X हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा मेरा B टू द पावर Y हो जाएगा। वेयर K इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एंड स्क्वायर ब्रैकेट A रिप्रेजेंट मोलर concentration of reactant A and square bracket B represent molar concentration of
molar concentration of reactant B and sum of x and y, मतलब अगर हम लोग x और y का अगर सम करेंगे उसको हम लोग n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और ये जो मेरा n होता है n को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सम ऑफ x एंड y हम लोग किसके साथ डिनोट करेंगे, n के साथ, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों इधर पे जो मैं एक्सप्रेशन आप लोगों को लिख के दिया था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, जो मैं इधर पे आप लोगों को लिख के दिया हूँ, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं सपोज इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ इधर पे, तो फिर ये जो इक्वेशन 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ, नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, उसको रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग का इधर पे रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है उसका मैं आप लोग को इधर पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या होगा, तो मेरा इधर पे कौन सा वाला रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन मेरा था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ये मेरा क्या है, रेट लॉ, या फिर आप लोग उसको रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन। तो फिर मैं डिफाइन करता हूँ रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन हम लोग किसे बोलेंगे, व्हेन वी रिप्रेजेंट rate of a reaction in terms of concentration of reactant raised to some powers which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। बच्चों हम लोग रेट लॉ किसे बोलते हैं, अगर हम लोग का जो एक्सप्रेशन पे, जो भी एक हम लोग का एक्सप्रेशन पे रेट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे पास इधर पे जो जनरल रिएक्शन था उधर पे मेरा रिएक्टेंट कौन सा था, एक तो था ए, दूसरा था मेरा बी। तो फिर मैं अगर क्या करूँगा, रेट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर एक्सप्रेस करूँगा, आप लोग देखिए मैं इधर पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और उसके ऊपर पे हम लोग कुछ पावर्स लगाएंगे, रेज टू सम पावर्स, इसके ऊपर पे कुछ पावर्स हम लोग रेज करेंगे। वो पावर्स को मैं किसके साथ डिनोट कर रहा हूँ, इधर पे एक्स और वाई के साथ, और ये एक्स और वाई मेरा क्या हो सकता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इक्वल हो भी सकता है, और कुछ केसेस पे हम लोग को उधर पे इक्वल नहीं मिलता है। तो फिर ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन होगा, उसी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को रेट लॉ के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा है। रेट लॉ में बेसिकली क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा और उसके ऊपर पे कुछ पावर्स होगा, और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे एक कॉन्स्टेंट आता है, क्या आता है, रेट कॉन्स्टेंट आता है। बच्चों अगर हम लोग को रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए मैं आप लोग को रेट कांस्टेंट को डिफाइन करके आप लोगों को बोलता हूँ कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। मैं फिर से इधर पे रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। मेरे पास एक जनरल रिएक्शन था, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। तो फिर इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ मेरा क्या हो जाएगा, इधर पे रेट लॉ अगर लिखना है तो फिर रेट इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, उधर पे रेट कांस्टेंट के, और आप लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पे मेरा A और B है तो फिर A और B लिखेंगे, और उसके ऊपर पे क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। पावर मेरा X और Y होगा, वो A और B नहीं है। मैं A के ऊपर पे जो लिख रहा था इधर पे पावर, उसको हम लोग X और Y के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। A के ऊपर पे जो पावर था उसको X के साथ, B के ऊपर पे जो पावर था उसको मैं Y के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये x और y मेरा क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट a और b के साथ कभी कभी इक्वल होता है, कभी कभी इक्वल नहीं भी होता है। और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं x और y का वैल्यू को। बच्चों अभी हम लोग क्या करने जा रहे थे, रेट कॉन्स्टेंट k को इधर पे हम लोग डिफाइन करने के लिए जा रहे थे। तो मैं सपोज मान लेता हूँ, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। मैं एज्यूम कर लेता हूँ
अगर 1 मोल पर लीटर अगर मेरा क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर होगा तो उस टाइम पे मेरा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो फिर अभी हम लोग रेट कांस्टेंट के को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of a reaction when the concentration of reactant are 1 mole पर लीटर। अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर 1 मोल पर लीटर होगा उस टाइम पे जो हम लोग का रिएक्शन का रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट के बोलते हैं। बच्चों इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बच्चों ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, मतलब क्या है, हम लोग अगर 1 मोल पर लीटर लेंगे उस टाइम पे अगर रेट कैलकुलेट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अगर आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग होगा तो फिर उस टाइम पे हम लोग का जो रेट होगा उसको हम लोग रेट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो फिर ये स्पेसिफिक है, हमेशा कितना होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को मैक्सिमम जो इधर पे रेट एक्सप्रेशन पे जो हम लोग का टर्म्स है आप लोगों को इधर पे मालूम हो गया। क्या क्या था इधर पे? मेनली हम लोग का एक तो था रेट कांस्टेंट के, मैं आप लोगों को इधर पे डिफाइन कर दिया। इधर पे मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और साथ ही साथ मेरा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे हम लोग लिख रहे थे। लेकिन अभी एक बात बचा हुआ है, मैं बोला था आप लोगों का ये जो पावर है एक्स और वाई, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बोला है। तो फिर मैं आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा उसके बारे में भी बोल लेता हूँ। और ये जो x और y होता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मैं कैलकुलेट करता हूँ बोल के बोला, लेकिन कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं आप लोगों को एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो फिर चलिए मैं थोड़ा सा x और y के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इधर पे डिस्कस कर देता हूँ। बच्चों हम लोग का वो जो रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग लिख रहे थे, किसके लिए, a मोल्स ऑफ a, b मोल्स ऑफ b गिव्स अस c मोल्स ऑफ c, d मोल्स ऑफ d। बच्चों मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग भी लिखे मेरे साथ और आप लोगों को भी रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए आ जाए। तो फिर इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो फिर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, उधर पे हम लोग का रेट कांस्टेंट के आएगा और साथ ही साथ हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या क्या था, ए और बी था, और उसके ऊपर पे हम लोग क्या लगाएंगे, पावर्स एक्स और वाई लगाएंगे। बच्चों ये जो सम ऑफ पावर्स होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का एक्स प्लस वाई अगर हम लोग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और उसको हम लोग बेसिकली एन के साथ डिनोट करते हैं। और ये जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। बच्चों आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए कि हम लोग का इधर पे जो ए और बी का जो वैल्यू होगा उसको आप लोग ए के ऊपर पे पावर लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पावर्स होता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आप लोगों को बोलूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स प्लस वाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो फिर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms in the rate law expression is known as order of a reaction। बच्चों मैं आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा ऑर्डर क्या होता है उसको आप लोगों को समझाया। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जो मेरा रेट लॉ होता है, रेट लॉ पे जो हम लोग उधर पे जो पावर्स लगाते हैं उसका सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों इधर पे जो हम लोग का स्मॉल एक्स और जो स्मॉल वाई है वो मेरा क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा। एक्स मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन A with respect to concentration A, then Y मेरा क्या है, order of reaction with respect to concentration B। और इधर पे जो हम लोग का x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
बच्चों चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर हम लोग का इंडिविजुअल ए और बी का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और ये एग्जांपल आप लोगों का एनसीईआरटी में भी है, तो फिर मैं उसी को आप लोगों को इधर पे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो बच्चों हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, इधर पे एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास था ट्वाइस NO गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव अस ट्वाइस NO2 गैस। तो फिर इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो फिर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा क्या क्या है NO और O2, तो फिर NO और O2 लिखेंगे और उसके ऊपर पे हम लोग का पावर क्या होगा x और y होगा। तो फिर अभी हम लोग x और y कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो फिर वैल्यू ऑफ x और y हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं और उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। तो फिर मेरा इधर पे कुछ ऑब्जर्वेशन एक टेबल में बना लेता हूँ। इधर पे सपोज एक फर्स्ट कॉलम पे इधर पे एक्सपेरिमेंट, फिर नेक्स्ट पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, उसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। फिर नेक्स्ट इधर पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या ले लेते हैं, इधर पे ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसका भी यूनिट हम लोग का क्या होगा मोल पर लीटर होगा। और एकदम एक्सट्रीम राइट पे और एक कॉलम बना लेता हूँ, उधर पे हम लोग का क्या होगा रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट का यूनिट क्या होता है हम लोग का मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैं लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को समझाया था हम लोग का रेट का यूनिट क्या होता है। तो फिर इधर पे मैं चार इधर पे एक्सपेरिमेंट लिख लेता हूँ 1 2 3 4। तो फर्स्ट पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इधर पे कितना था 0.30 था, नेक्स्ट पे 0.60, नेक्स्ट पे मेरा 0.30, फिर फोर्थ पे मेरा कितना था 0.60। फिर उसके बाद हम लोग का इधर पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.30, फिर नेक्स्ट पे फिर 0.30, फिर उसके बाद 0.60, फिर उसके बाद 0.60 और लास्ट पे इधर पे आप लोग का रेट भी लिख लीजिए। रेट मेरा कितना था 0.96 फर्स्ट वाला पे, नेक्स्ट पे रेट था मेरा 0.384, फिर थर्ड पे था मेरा 0.192 और फोर्थ पे मेरा था 0.768। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को इधर पे एक टेबल मिला था उससे हम लोग कुछ रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग इधर से फ्रेम कर लेते हैं। बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग का रेट लॉ कैसा होगा, हम लोग फर्स्ट पे क्या लिखते हैं रेट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फिर रेट का वैल्यू कितना है 0.096 इज इक्वल टू क्या होगा रेट कांस्टेंट के लिखेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना था मेरा उधर पे फर्स्ट पे था 0.30, तो फिर हम लोग कितना लिखेंगे इधर पे 0.30 और उसके ऊपर पे पावर कितना होगा x। फिर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग का कितना था 0.30 था, तो फिर इसको इधर पे लिख लेते हैं और इधर पे क्या होगा पावर y। फिर सिमिलरली हम लोग का अगर सेकेंड जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट था उसके लिए अगर हम लोग क्या लिखने के लिए जाएंगे, उसका अगर रेट लॉ लिखने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा हम लोग का राइट हैंड साइड पे उसका रेट दिया हुआ है 0.384 और हम लोग का उधर पे क्या आएगा रेट कांस्टेंट के आएगा। उसके बाद हम लोग का क्या आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना है इधर पे 0.60 है और इधर पे x होगा। फिर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कितना है इधर पे 0.30 और उसके ऊपर पे पावर कितना लगाएंगे y और इसको मैं इक्वेशन 2 बना दिया। नेक्स्ट पे थर्ड पे मैं अगर इक्वेशन लिखना है मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिए। तो फिर कितना होगा 0.192 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना था 0.30, उसके ऊपर पे पावर होगा x। नेक्स्ट इधर पे मेरा कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 0.60 टू द पावर y और ये मेरा इक्वेशन 3। और फाइनली फोर्थ के लिए अगर हम लोग लिखेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा रेट कितना था इधर पे 0.768 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और इधर पे मेरा कितना हो जाएगा 0.60 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, उसके ऊपर पावर कितना होगा x। फिर इधर पे मेरा कितना होगा 0.60 टू द पावर y और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बच्चों अभी हम लोग फर्स्ट पे क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। तो फिर अगर हम लोग बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो फिर क्या होगा आप लोग देखिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे 2 पे मेरा राइट हैंड साइड पे क्या था ये वाला टर्म्स था और लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म्स था। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म्स के साथ उसको क्या करूँगा डिवाइड करूँगा और राइट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड के साथ उसको मैं डिवाइड करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या था एक तो था इधर पे 0.384 इक्वेशन 2 में और नीचे पे मेरा क्या होगा 0.096 और इक्वल टू हम लोग का क्या होगा राइट हैंड साइड पे हम लोग का ऊपर पे क्या होगा
के, रेट कांस्टेंट के, और ऊपर पे क्या लिखेंगे 0.60, उसके ऊपर पे पावर कितना था x, और इधर पे मेरा कितना होगा 0.30 टू द पावर y, क्योंकि मैं इक्वेशन 2 को लिख रहा हूँ तो फिर उसका राइट हैंड साइड पे ये टर्म्स था, मैं उसको ऊपर पे लिख दिया। नेक्स्ट पे हम लोग का नीचे पे कौन सा वाला टर्म्स होगा, ये होगा k 0.30 टू द पावर x, और क्या होगा फिर 0.30 टू द पावर y। फिर बच्चों अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने से हम लोग को कितना मिलता है, उधर पे 4 मिलता है, और उसके बाद आप लोग का क्या होगा, ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0.30y वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है, सेम है। फिर बचेगा क्या मेरा इधर पे 0.60 डिवाइड बाई 0.30 बचेगा, 0.60 टू द पावर x डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 0.30 टू द पावर x। बच्चों इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, इधर पे हम लोग को 4 इक्वल टू इधर पे मिलेगा 2 टू द पावर x। तो बच्चों इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, इधर पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर x, मतलब आप लोग को इधर पे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। आप लोग देखिए इधर पे x का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, तो फिर हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, इधर पे x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट पे चलिए हम लोग क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, तो फिर मैं अगर 3 डिवाइडेड बाई क्या करूँगा 1 अगर करूँगा, 3 डिवाइड बाई 1 करने से क्या मिलेगा आप लोग देखिए, तो मेरा थर्ड पे मेरा ये था एक्सप्रेशन, तो मैं इधर पे राइट हैंड साइड पे ये वाला टर्म्स को लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या होगा 0.192, तो फिर 0.192 को लिख लिया। फिर उसके बाद नीचे पे मेरा क्या होगा उधर पे 0.096, फिर इधर पे मेरा क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट के 0.30, थर्ड वाला इक्वेशन को लिख रहा हूँ ऊपर पे 0.60 टू द पावर y, और नीचे पे मेरा क्या होगा 1 पे मेरा क्या था रेट कांस्टेंट के 0.30 टू द पावर x, और नीचे पे और एक क्या होगा 0.30 टू द पावर y। तो बच्चों हम लोग का इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा 2, और आप लोग इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे k कैंसिल आउट हो जाएगा, 30x कैंसिल, फिर इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो फिर आप लोगों को क्या मिलेगा 2 टू द पावर y मिलेगा। और इसको अगर आप लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर y। तो फिर इधर पे हम लोग का बेस सेम है, तो फिर हम लोग का इधर पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बच्चों देखिए आप लोगों को इधर पे x और y का वैल्यू मिल गया, और आप लोग कैसे कैलकुलेट किया, आप लोग ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उसको आप लोग क्या किया रेट लॉ एक्सप्रेशन फ्रेम करके, उसके बाद आप लोग उसको डिवाइड करके आप लोग को क्या मिला उधर पे x और y का वैल्यू मिला। बच्चों हम लोग का x क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, फिर मेरा y क्या था, y था मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग का ऑर्डर क्या होगा उसको हम लोग किसके साथ डिनोट कर रहे थे, y के साथ डिनोट कर रहे थे। तो फिर हम लोग का इधर पे x और y का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, फाइनली हम लोग का रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हम लोग का k होगा इधर पे रेट कांस्टेंट k, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, और उसके ऊपर पे पावर कितना होगा, हम लोग को x का पावर कितना मिला 2 मिला, और आप लोग को ऑक्सीजन का उधर पे पावर कितना लगाना है O2 के ऊपर पे पावर लगाएंगे 1। तो फिर ये हम लोग का फाइनल रेट एक्सप्रेशन हो गया जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग कैसे रेट लॉ को लिखते हैं। आप लोग कभी भी थ्योरेटिकली कोई भी एक रिएक्शन को देख के उधर पे रेट लॉ नहीं लिख सकते, आप लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को जो डाटा मिलेगा उससे ही आप लोग क्या लिखेंगे उसका रेट लॉ लिखेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ दूसरा तरह का भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लास्ट जो एग्जांपल में आप लोगों को उधर पे x और y का वैल्यू कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यू कितना मिला था आप लोगों को 2 और 1 मिला था। जो हम लोगों का किया था उधर पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसके बराबर ही है, क्योंकि मेरा NO का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो फिर आप लोगों को उधर पे x का वैल्यू भी कितना मिला था 2 मिला था, और हम लोग का इधर पे देखिए तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो फिर आप लोगों को y का वैल्यू भी कितना मिला था 1 मिला था। लेकिन ऐसा हर जगह पे हम लोगों का नहीं होता है, कहीं कहीं पे आप लोगों को डिफरेंट भी उधर पे क्या मिलेगा ऑर्डर का वैल्यूज मिलेगा। तो फिर क्या क्या मिल सकता है मैं आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 CHCl3 plus Cl2 react to give us CCl4 plus HCl। बच्चों इसके लिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ लिख रहे थे तो फिर रेट लॉ हम लोग का क्या मिल रहा था, रेट कांस्टेंट K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन,
और इधर पे जो हम लोग को पावर्स हम लोग को मिला था, इधर पे कितना मिला था, क्लोरीन का ऊपर पे पावर हम लोग का जो ऑर्डर था उसको हम लोग को मिला था हाफ, एक्सपेरिमेंटली मिला है। और इधर पे पावर आप लोग का कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सेकेंड पे CH3 COO C2H5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर H2O, आप लोगों को इधर पे क्या फॉर्म होगा, CH3 COOH और C2H5OH। बच्चों इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, तो फिर रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा क्या क्या था, CH3 COO C2H5, इधर पे मेरा क्या आएगा, ऑर्डर का वैल्यू आएगा 1, और फिर हम लोग का वाटर का जो ऑर्डर का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा। बच्चों देखिए तो हम लोग का कहीं पे ऑर्डर का वैल्यू 0 भी आता है, कहीं पे ऑर्डर का वैल्यू हम लोग को हाफ भी आता है, मतलब फ्रैक्शनल भी आता है। तो हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे उसका। बच्चों में ये आप लोग को ऑर्डर इंडिविजुअली दिखा रहा था, क्लोरोफॉर्म का उधर पे क्या मेरा ऑर्डर होगा, फिर क्लोरीन का क्या ऑर्डर होता है, और फिर इंडिविजुअली मेरा एस्टर का और वाटर का आप लोग को ऑर्डर उधर पे बोल रहा था। लेकिन आप लोग को अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो फिर ओवरऑल ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग का उधर पे 1 + ½ हो जाएगा, 1 + ½। तो फिर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर 2 आएगा नीचे पे, 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा इधर पे 3/2, मतलब आप लोग को उधर पे फ्रैक्शनल मिल रहा है उधर पे। बच्चों मतलब आप लोग को जो ऑर्डर मिला इधर पे कितना मिला, फ्रैक्शनल मिला 3/2। नेक्स्ट इसका अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए जाऊंगा कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर हम लोग का कितना हो जाएगा, मुझे उसको सम करना है x और y का वैल्यू को। तो फिर इधर पे मेरा x का वैल्यू था 1 और मेरा y का वैल्यू था 0, तो फिर 1 + 0, तो फिर ओवरऑल आप लोगों का जो ऑर्डर का वैल्यू कितना आएगा, 1। सिमिलरली जब आप लोग NO के लिए निकाल रहे थे तो फिर आप लोगों का क्या क्या मिला था, देखिए तो आप लोगों को इधर पे NO का ऊपर पे था पावर 2 और ऑक्सीजन के ऊपर पे पावर था 1, तो फिर 2 + 1 अगर करेंगे तो फिर ओवरऑल ऑर्डर का जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो फिर n का वैल्यू 3 मिलने से उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम लोग का कहीं पे सपोज n का वैल्यू अगर 1 मिलेगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहीं पे अगर n का वैल्यू अगर आप लोगों को 0 मिलेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग कैसे रेट लॉ को लिखते हैं एक्सपेरिमेंटली, और हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैसे ओवरऑल ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार फिर से उसको एक बार रिपीट करके देखिए, और अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।